है शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वेन चाओ जो वार मेंग्याओ पर करने वाला था उसे विंग ने अपने ऊपर ले लिया था और वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, पर फिर भी उसने अपनी प्योर एनर्जी का यूज करके अपने 50% घाव को भर लिया था, पर वो अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं था। मेंग्याओ विंग के सामने नीज के बल बैठकर उससे माफ़ी मांग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं याओ इन सब चीज़ों के लिए या विंग पर जो अटैक हुआ था उसके लिए खुद को गिल्टी मानता था। विंग ने याओ की तरफ एक कंसर्न लुक्स के साथ देखते हुए कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मैंने जैसा सोचा था तुमने उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मेरा साथ दिया है, उसके लिए थैंक यू। मैंने नहीं सोचा था कि तुम वेंचाओ को अपने ओमेगा सेंट के थ्रू इतना ज़्यादा वीक कर दोगे कि वो ऑलमोस्ट अपनी हार मानने ही वाला था। सच में आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने वेंचाओ से बहुत अच्छी तरीके से फाइट की और खुद को भी बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड किया। जैसे ही विंग ने ओमेगा फ्रेग्रेंस की बात की, हर किसी का ध्यान मेंग्याओ पर चला गया। एक्चुअली वेंचाओ एक अय्याश किस्म का अल्फा था जिसे हर रोज ओमेगास की जरूरत पड़ती थी अपने बेड पर इन कुछ दिनों में जब वॉर चल रही थी, वेन रोहान ने वेंचाओ को किसी भी ओमेगा के पास जाने से मना कर दिया था, जिस वजह से वेंचाओ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। विंग ने मेंग्याओ को वेंचाओ से लड़ने के लिए इसलिए चुना क्योंकि मेंग्याओ एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा है जिसका सेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो किसी भी अल्फा को अपने गिरफ्त में ला सकता है। हांग वांगजुन भी ये कर सकता है, पर हांग वांगजुन वेंचाओ के सामने अपने सेंट को, या यूं कहा जाए अपने स्मूथिंग सेंट को रिलीज नहीं कर सकता। हांग वांगजुन वेंचाओ से एक दुश्मन की तरह लड़ेगा, जिस वजह से उसके सेंट ग्लैंड से जो सेंट आएगी वो अग्रेसिव और गुस्से वाली होगी, जिसे वेंचाओ मैनिपुलेट तो बिल्कुल नहीं होगा। इनफैक्ट वो और भी ज्यादा अग्रेसिव होकर हांग वांगजुन पर वार करेगा। पर ओमेगा मेंग्याओ को विंग ने अच्छी तरीके से समझा दिया था कि उसे कैसे वेंचाओ के सामने अपने सेंट का जाल बिछाकर उसे अपने गिरफ्त में लाना है और बाद में उस पर लगातार वार करना है, जिससे वेंचाओ कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। एक्चुअली विंग ये चाल खेलना तो नहीं चाहता था, पर उसकी मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि वेन रोहान और वेंचाओ दोनों को एक साथ वो नहीं हैंडल कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं वेन रोहान के पास यिन आयरन है और वेंचाओ भी डार्क एनर्जी का यूज कर रहा है। यिन आयरन का वार विंग डॉच करे या फिर उसे अटैक बैक करे, तब तक वेंचाओ को बैटलफील्ड में मेंग्याओ संभाल सकता है। ये बात विंग समझ चुका था। इनफैक्ट पहले ही दिन जब मेंग्याओ ने विंग के साथ सॉर्ड प्रैक्टिस की थी, तभी विंग समझ चुका था कि मेंग्याओ एक बहुत अच्छा कल्टीवेटर है और वो अगर विंग जैसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर के साथ अच्छी तरह सॉर्डमैनशिप कर सकता है तो ऑब्वियसली वो वेंचाओ जैसे कल्टीवेटर से भी आसानी से लड़ सकता है। ऊपर से विंग एक अल्फा था, जिस वजह से वो भी मेंग्याओ की सेंट को इनहेल कर सकता था, जिस वजह से उसे मेंग्याओ की सेंट बहुत स्मूथिंग लगी थी और इसी बात का फायदा विंग ने बैटलफील्ड में उठाया था। जैसा कि विंग ने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे, मेंग्याओ ने भी वेंचाओ के सामने पहले तो अपनी सॉर्ड उठाई और जब मेंग्याओ वेंचाओ से लड़ने के लिए उसके पास जा रहा था तब वो अपनी सेंट रिलीज कर रहा था, जिससे वेंचाओ कहीं ना कहीं मेंग्याओ के जाल में फंस रहा था और बैटल में वीक पड़ रहा था। और मेंग्याओ को वेंचाओ के सामने खड़ा करने का एक रीजन ये भी था कि मेंग्याओ एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर, एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा के साथ साथ एक ऐसा इंसान है जो अपने स्माइल के जाल में किसी को भी अच्छी तरीके से फंसा सकता है। एक ऐसी स्माइल जिसे देखकर हर कोई मेंग्याओ पर अपना दिल हार ही जाएगा। इसी बात का फायदा विंग ने उठाया था और मेंग्याओ को ही वेंचाओ के सामने लड़ने के लिए भेज दिया था। और विंग दूर खड़ा होकर जब वेन रोहान पर अटैक कर रहा था तब भी वो बार बार मेंग्याओ की तरफ ध्यान दे रहा था, क्योंकि विंग ये भी नहीं चाहता था कि मेंग्याओ के साथ कुछ भी गलत हो। आफ्टर ऑल वो एक ओमेगा है और इस फाइट में वो ओमेगा अपने सेंट का यूज कर रहा है एक अल्फा को कमजोर करने के लिए। तो ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो अल्फा कमजोर होने की वजह
और भी ज्यादा अग्रेसिव होकर उसी ओमेगा को हर्ट कर दे। इसीलिए विंग टाइम टू टाइम मेंग्याओ को चेक भी कर रहा था। अब सबको क्लियर हो चुका था कि क्यों विंग ने मेंग्याओ को चुना वेनचाओ के सामने फाइट करने के लिए। ये सारी बातें सुनकर अब कहीं जाकर हांग वांगजुन को अपने दिल में सुकून फील हो रहा था। मेंग्याओ ने विंग की तरफ अपनी कंसर्न लुक्स के साथ देखते हुए कहा, पर फिर भी जो भी हो, आपको मेरे और वेनचाओ के बीच में नहीं आना चाहिए था। आपको मुझ पे हुआ अटैक खुद पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं, क्योंकि मैंने देखा था वेनचाओ ने आप पर डार्क एनर्जी से अटैक किया है। विंग ने एक स्माइल के साथ फिर से वेनचाओ की तरफ देखा और कहा, याओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इन छोटे मोटे अटैक से मुझ पर कोई भी आँच नहीं आने वाली। और एक बात भूलो मत, मैं खुद डार्क कल्टीवेटर हूँ, जिस वजह से डार्क एनर्जी, रिसेंटफुल एनर्जी, ये सारी चीज़ें मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। टेंशन मत लो। पर वही दूसरी तरफ मेंग्याओ, उसकी आंखों में सच में आंसू आ चुके थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुका था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा था कि वो विंग को पूरी तरीके से खो चुका है। आफ्टर ऑल मेंग्याओ सच में विंग से प्यार करने लगा था, और अपने प्यार को इतना बड़ा खतरा उठाते देखना मेंग्याओ के लिए बहुत बड़ी शॉकिंग चीज थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। ऊपर से उसे अभी भी वो वक्त याद आ रहा था जब विंग उसकी बाहों में अनकॉन्शियस होने वाला था, या लगभग वो अनकॉन्शियस हो ही चुका था। मेंग्याओ की आंखों में कहीं ना कहीं आंसू आ ही चुके थे, जिसे विंग और बाकी सब भी नोटिस कर सकते थे। विंग के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसने याओ के एक चीक पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तो रो रहे हो। एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर को रोना या रोते हुए देखना, ये बात अच्छी नहीं लगती, और वो भी तब जब वो कल्टीवेटर तुम्हारे जैसा क्यूट सा ओमेगा हो। प्लीज डोंट क्राई। जैसे ही मेंग्याओ ने विंग के मुंह से ये कुछ वर्ड सुने, उसे सच में बहुत रिलीफ फील हो रहा था। इसीलिए उसने बिना किसी बारे में सोचे सीधा विंग को हक कर लिया। इस बात से विंग शॉक हो चुका था। इनफैक्ट विंग ही नहीं, वहाँ खड़ा हर एक कल्टीवेटर शॉक हो चुका था। एक्चुअली विंग अभी सिर्फ 20 या 21 साल का था, और मेंग्याओ विंग से बड़ा था। मतलब उसकी उम्र यही कोई 24-25 साल होगी। पर फिर भी ओमेगा होने की वजह से विंग की हाइट और मेंग्याओ की हाइट में डिफरेंस था। मतलब विंग अल्फा था और एक स्ट्रॉन्ग अल्फा था, जिस वजह से उसकी हाइट ज़्यादा थी, और मेंग्याओ भले ही स्ट्रॉन्ग ओमेगा था, पर फिर भी उसकी हाइट और बॉडी शेप थोड़ा छोटा था, जिस वजह से वो विंग की बाहों में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहा था, जिसे देखकर वांगजी को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी विंग से 1 साल छोटा था, पर कल्टीवेशन वर्ल्ड में कपल में एज गैप नहीं देखे जाते थे। बहुत से ओमेगा अल्फा से बड़े होते थे, और बहुत से अल्फा भी ओमेगा से उनकी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े भी होते थे। एज गैप यहाँ मैटर नहीं करता था, जिस वजह से मेंग्याओ और विंग की जोड़ी किसी को भी गलत नहीं लगती थी। वही विंग, वो तो समझ रहा था कि याओ ने उसे बस ऐसे ही सिंपली हक किया है, क्योंकि उसने भी याओ की कंडीशन कहीं ना कहीं अपनी आधी खुली आधी बंद आंखों से देखी थी। जब वो अनकॉन्शियस स्टेज में जा रहा था, उसने देखा था कि मेंग्याओ कितना वरीड है उसके लिए, जिस वजह से उसने भी मेंग्याओ को बैक हक किया और उसे कंसोल करने लगा। वही ये सब देखकर वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। मतलब इतना ज़्यादा कि उसकी बीचन पर उसकी पकड़ हर पल टाइट होती जा रही थी। वो सच में मेंग्याओ की जान लेना चाहता था। मेंग्याओ और विंग की नज़दीकियाँ और वांगजी के बर्दाश्त के बाहर थी, जिस वजह से उसने अपना कदम बढ़ाया ही था उन दोनों की तरफ। तभी सबका ध्यान आसमान में गया, जहां एक रेड लाइट अपीयर हो रही थी। जैसे ही वो रेड लाइट आसमान में सबने देखी, हर किसी को कुछ कुछ समझ में आ रहा था, या बहुत लोग कंफ्यूज भी थे। एक्चुअली ये रेड लाइट सबके लिए ही कुछ जानी पहचानी थी। ये वही रेड लाइट थी जो वॉकिंग क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाती थी और कल्टीवेटर्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देती थी। विंग ने जैसे ही ये रेड लाइट आसमान में देखी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, या यूँ कहा जाए डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि अब विंग समझ चुका था कि उसे क्या करना है। विंग ने बहुत हल्के से कहा, वेन रोहान, फाइनली तुम्हारा वक्त आ गया है।
ये वर्ड वहाँ सब ने तो नहीं सुने थे, पर मेंग्याओ, जियांग चैंग ये दोनों विंग के बहुत करीब थे, जिस वजह से उन दोनों ने ये वर्ड्स क्लियरली सुन लिए थे। वो रेड लाइट जैसे ही फिर से वॉकिंग क्रॉप्स से होकर गुजरी, सारे वॉकिंग क्रॉप्स और भी ज़्यादा अग्रेसिव होने लगे, पर बैरियर होने की वजह से अभी भी वो रेड लाइट किसी भी कल्टीवेटर के ऊपर से नहीं गुजरी थी, जिस वजह से सारे कल्टीवेटर्स अभी भी सही सलामत थे। विंग ने मेंग्याओ को खुद से दूर किया और सबकी तरफ एक नज़र डालते हुए कहा, आप लोग इस बैरियर से बाहर नहीं आएंगे और कोई भी किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। इतना बोलकर विंग ने बिना किसी की बात सुने सीधा उस बैरियर से बाहर की तरफ जंप लगा दी। विंग बाहर आया और उसने वेन रोहान की तरफ देखा, जो इस रेड लाइट को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा था। सिर्फ वेन रोहान ही नहीं, वेन चाओ भी इस सारी प्रोसेस में वेन रोहान का साथ दे रहा था, जिस वजह से विंग ने जैसा डिसाइड किया था सबसे पहला वार उसे वेन रोहान के कमजोर कड़ी पर, मतलब उसके बेटे वेन चाओ पर करना होगा। यही सोचते हुए विंग वेन चाओ की तरफ बढ़ने लगा। वेन रोहान का ध्यान अभी तक विंग पर नहीं था, क्योंकि वो अभी इन वॉकिंग क्रॉप्स को स्ट्रॉन्ग करने में ज्यादा ध्यान दे रहा था। ऊपर से वेन रोहान ने भी देखा था कि वेन चाओ के वार से विंग इतना ज्यादा घायल हो चुका है, तो इसीलिए वेन रोहान को लगा कि विंग अभी कहीं अनकॉन्शियस होकर पड़ा होगा। इसी बात का फायदा उठाकर विंग सीधा वेन चाओ की तरफ बढ़ा और उसने वेन चाओ को अपने पावर से ट्रैप कर दिया। ऊपर से उसने वेन चाओ के ऊपर साइलेंसिंग स्पेल का यूज किया, जिस वजह से वेन चाओ अपने मुंह से आवाज ही नहीं निकाल पाया। वेन रोहान का वेन चाओ की तरफ ध्यान नहीं था, वो अभी सिर्फ यिन आयरन पर ही फोकस कर रहा था और वो रेड लाइट को स्ट्रॉन्ग कर रहा था यिन आयरन थ्रू, जिस वजह से उसने वेन चाओ की तरफ देखा नहीं। विंग ने वेन चाओ को खींचते हुए उस बैरियर के पास लाया और उसे अपनी पावर्स थ्रू नीचे फेंक दिया जमीन पर। वेन चाओ इतने ऊपर से गिरने की वजह से बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। उसने विंग की तरफ बहुत गुस्से से देखा, पर वो मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकाल पा रहा था। विंग भी नीचे जमीन पर आया और वो वेन चाओ की तरफ बढ़ने लगा। वेन चाओ अपने कदम पीछे लेने लगा, पर विंग वो इस बार वेन चाओ को छोड़ने की गलती नहीं कर सकता था। वो वेन चाओ की तरफ बढ़ा और उसने अपने हाथ में कुछ ब्लैक स्मोक निकाला और उसे वेन चाओ की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो ब्लैक स्मोक वेन चाओ की बॉडी में गया, उसे एक्सट्रीम पेन होने लगा। ये बात वेन चाओ के एक्सप्रेशन देखकर समझ में आ रहे थे, क्योंकि उसका पूरा बॉडी स्वेट से कवर हो चुका था और उसके फेस एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थे, जिससे समझ में आ रहा था कि उसे किस हद तक एक्सट्रीम पेन हो रहा है। कुछ देर बाद वेन चाओ को कुछ फील ही नहीं हुआ और वो ऐसे ही तड़पते तड़पते अनकॉन्शियस हो गया। विंग ने वेन चाओ को वैसे ही छोड़ दिया और वो उस बैरियर के अंदर चला गया। विंग ने बैरियर के अंदर एंटर किया और उसने लैंग चिंगेजुन की तरफ देखते हुए कहा, वेन चाओ की गोल्डन कोर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब वो किसी भी तरह का कल्टीवेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकता। जब वॉर खत्म हो जाए तो इसे अपने हिसाब से सजा दे देना। लैंग चिंगेजुन ने जस्ट विंग की तरफ अश्योरिंग नोट किया। इससे पहले कि विंग अपने मुंह से आगे कुछ बोल पाता, अचानक उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड बाहर आ गया और विंग लगभग अपने नीज पर ही आने वाला था, पर फिर भी उसके पास ही जियांग चैंग खड़ा था। विंग ने उसके शोल्डर का सपोर्ट ले लिया। एक्चुअली वेन रोहान उस रेड लाइट को बहुत ज्यादा पावरफुल बना चुका था और जैसे ही इस बार वो रेड लाइट बैरियर से होकर गुजरी, उस बैरियर में क्रैक आना स्टार्ट हो गए और क्योंकि वो बैरियर विंग की पावर से बना था, विंग को बहुत ज्यादा ही हार्म हुआ और उसने अपने मुंह से ब्लड काउच किया। विंग अब समझ रहा था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसे कैसे भी करके वेन रोहान को इन सब चीजों से रोकना होगा, वरना ऐसे ही वेन रोहान अपने पागलपन के चलते पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को ही बर्बाद कर देगा। सो इनफ फॉर टुडे। एक्चुअली कुछ दिन पहले मुझे एक मेरी प्यारी व्यूअर ने एक कमेंट किया था, जिसमें एक सवाल था
कि वांगशान हो या शियांग वांग, हर एफएफ में विंग को ही पेन क्यों मिलता है, विंग ही क्यों टॉर्चर, दर्द और ह्यूमिलिएशन या बाकी सारी चीजें सफर करता है, ये सब वांग जी के साथ क्यों नहीं होता। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि मेरे पास इस सवाल का जवाब तब भी था जब मैंने ये कमेंट पढ़ा था। एक्चुअली आजकल मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, जिस वजह से ठीक से ना कमेंट पर ध्यान दे पा रही थी ना ही चैप्टर्स पर, जिस वजह से आजकल चैप्टर्स भी रेगुलर अपडेट नहीं कर पाती। पर टू बी ऑनेस्ट मैं इस सवाल के बारे में टोटली भूल चुकी थी। आज जब मैं मोबाइल गैलरी स्क्रॉल कर रही थी तब मेरे सामने ये कमेंट आया और मैंने उनसे कहा था कि मैं इसका जवाब अगले चैप्टर में दूंगी, पर ऑनेस्टली मेरे दिमाग से निकल गया। आज मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी। एक्चुअली हम सब लोगों ने ये माइंडसेट बना के रखा है कि सबसे ज्यादा दर्द होता है जब कोई हमें फिजिकली टॉर्चर करे, जब कोई हमें मारता है, हम पर हाथ उठाता है या हमें किसी भी तरह का फिजिकल पेन देता है, तो हम उस इंसान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, उसकी चोटों को देखकर ये सोचते हैं कि यार इसे कितना दर्द हो रहा होगा या ये कितना पेन में है। पर एक्चुअल में फिजिकल पेन तो एक तरह का पेन ही है, पर उससे भी ज्यादा खतरनाक पेन है मेंटल पेन, इमोशनल पेन, हार्ट ब्रोक। मैंने साइकोलॉजी का एक फैक्ट सुना था बहुत पहले जब मैं बहुत छोटी थी तब, और उस फैक्ट में कुछ ऐसा था कि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसका कोई अपना जो उसे बहुत ज्यादा प्यारा हो वो उसे कुछ ऐसा कह दे या उसे चोट पहुंचा दे अपने शब्दों से या अपनी हरकतों से, तो वो पेन एक्सट्रीम लेवल का होता है और उस पेन का कोई भी कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। वो पेन फिजिकल टॉर्चर से कहीं ज्यादा होता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि इंसान दूसरों के हाथों नहीं बल्कि अपनों के सामने सबसे ज्यादा कमजोर और हारा हुआ होता है, और वांग जी के साथ अक्सर यही होता है। वांग जी हमेशा से ही विंग को फिजिकल टॉर्चर करता है, इमोशनली भी वो उसे बहुत हर्ट करता है, पर जब वांग जी को समझ में आता है तब वो बहुत ज्यादा गिल्टी भी फील करता है, उसे खुद को बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है। एंड बिलीव मी, जब हम किसी से डीपली प्यार करने लगे और हमें ये तब रियलाइज हो जब वो इंसान हमसे दूर चला जा गया हो या वो इंसान अब हमसे नफरत करने लगा हो, वो पेन एक एक्सट्रीम लेवल का होता है। उस पेन की कंपैरिजन किसी भी और दर्द से नहीं की जा सकती, और हर एफएफ में वांग जी के साथ यही होता है। वो पहले तो विंग को बहुत ज्यादा हर्ट करता है, टॉर्चर करता है, पर बाद में जब वो रियलाइज करता है कि वो विंग से डीपली प्यार करने लगा है, तब विंग या तो उसके पास नहीं होता या तो विंग खुद ही उससे नफरत करने लग जाता है, और तब जो वांग जी पेन फील करता है वो विंग से भी कहीं ज्यादा बढ़कर होगा। ऊपर से अगर वांग जी का कैरेक्टर देखा जाए तो जैसा द अनटेम में है, उसे अपने इमोशंस शो करना नहीं आता या वो अपने इमोशंस को लेकर बहुत ही ज्यादा अक्सर कंफ्यूज ही रहता है, जिस वजह से वो अक्सर ही अपने आप से लड़ता है और साथ में दूसरों से भी। ये वांग जी और विंग का अपना अपना कैरेक्टर है। मैं दूसरों के एफएफ की बात तो नहीं करूंगी, पर अगर पर्सनली मेरे एफएफ देखे जाए, प्लीज लेट मी डाई, गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल, ओपन सीक्रेट बिहाइंड द मास्क, या फिर जो अभी ये ऑन गोइंग एफएफ चल रहे हैं दो, प्रॉमिस मेड माई लाइफ हेल या स्लो पॉइजन ऑफ लव, इन सब एफएफ में ही वांग जी को दर्द दुख मिला है। बस फर्क इतना है कि उसे फिजिकल टॉर्चर से नहीं गुजरना पड़ा, उसे हर बार इमोशनल टॉर्चर से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे अगर इस एफएफ की बात की जाए तो वांग जी ने विंग को धोखा दिया और उसे कैद किया, लेकिन उसके बाद जब सारे क्लैन विंग से हेल्प मांगने आए, तब जब मेंग्या और विंग की नजदीकियां बढ़ी तो ऑब्वियसली वांग जी को बुरा तो लगा ना यार। वो बात अलग है कि वो अभी भी समझ नहीं पाया कि वो कौन सी फीलिंग्स को महसूस कर पा रहा है, पर जेलेसी भी तो लव वाली फीलिंग का ही फर्स्ट स्टेज है ना। आई होप कि मेरे आंसर से सब सेटिस्फाइड हो चुके होंगे, और सॉरी इतना लेट आंसर करने के लिए, एंड थैंक्स इतना ब्यूटीफुल कमेंट करने के लिए। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।